हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम फर्दर इंटरव्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किया था, कुछ कंक्रीट के हवाले से, कुछ डॉक्यूमेंट के हवाले से, और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने डिस्कस किया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्यूसी इंस्पेक्टर क्या होती है। आज हम फर्दर इसको डिटेल से डिस्कस किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो चेक करें, क्योंकि उसके अंदर हमने डिटेल से इनकम्प्लीट क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आज हम फर्दर इसको प्रोसीड करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम फर्दर कुछ असफाल्ट के हवाले से क्वेश्चन को देखेंगे। फिंस वर्क होते हैं मोस्टली हमारे प्रोजेक्टों के अंदर, और जितने भी मैं डिस्कस करता हूँ सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक फॉलो करूंगा, यानी जितने भी स्टैंडर्ड के मुताबिक ये चीज़ें डिफाइन हुई है उसके मुताबिक हम इसको फॉलो करेंगे। और इसके अलावा हम आज के इस लेक्चर में देखें कि एनसीआर आपने किस तरह रेस करना होता है, यानी सऊदी अरामको इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट पे या नॉन अरामको प्रोजेक्ट पे भी आपने एनसीआर या आईएनसीआर को किस तरह रेस करना होता है। फर्दर इसके अलावा हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, यानी सिविल रिलेटेड जितनी भी स्टैंडर्ड है इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इन एग्जांपल सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A114 एक्सकेवेशन एंड बैक फिलिंग, इसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड है इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें है, RFI को हम डिस्कस करेंगे। RFI की अटैचमेंट क्या है, ये जितनी भी चीज़ें है ये आज के इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट होता है असफाल्ट से। लास्ट लेक्चर को हमने अर्थवर्क के हवाले से डिस्कस किया था, कंक्रीट के हवाले से डिस्कस किया था, और डॉक्यूमेंट के हवाले से यानी क्यूसी के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को हमने डिस्कस किया था। आप उस वीडियो को लाजमी चेक करें। अब हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास असफाल्ट का जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम असफाल्ट टेम्परेचर ऑफ सल्फर एक्सटेंडेड असफाल्ट, यानी सल्फर एक्सटेंडेड असफाल्ट जब हम करते हैं तो इसका टेम्परेचर हमारे पास कितना होना चाहिए। एज पर सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q006 130 से लेकर 140 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। अब ये जो 130 से लेकर 140 सेंटीग्रेड है ये सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q006 के मुताबिक है, लेकिन हमारे पास जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ACI और ASTM उसी में भी ये चीज़ डिफाइन हुई है कि हमारे पास जब भी सल्फर एक्सटेंडेड असफाल्ट होगी तो उसकी टेम्परेचर हमारे पास 130 से लेकर 140 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एक्सेप्टेबल टेम्परेचर ऑफ असफाल्ट। ये हमारे पास जो पॉलीमर मॉडिफाइड हॉट मिक्स्ड असफाल्ट है उसकी बात हो रही है। 139 से लेकर 163 डिग्री तक यानी सेंटीग्रेड तक हमारे पास इसका टेम्परेचर होना चाहिए। ये हमारे पास एज पर सऊदी अरामको जैसे Q006 मोस्टली जो हमारा ज़्यादातर असफाल्ट होता है वो हमारा पॉलीमर मॉडिफाइड हॉट मिक्स असफाल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द मिनिमम कंपेक्शन रिक्वायर्ड ऑफ असफाल्ट। सऊदी अरामको जैसे Q006 95%। अब ये कुछ प्रोजेक्टों पे हमारे पास जो कंपेक्शन रिक्वायर्ड होती है ये 97% भी होती है। ठीक है, यानी सम प्रोजेक्टों पे 95 है, यानी अरामको प्रोजेक्ट में जो डिफाइन हुआ है वो 95% तक एक्सेप्टेबल है, बट नॉन अरामको प्रोजेक्ट पे जो हमने किया है वो हमारे पास 97% तक भी इसकी कंपेक्शन जो है वो एक्सेप्टेबल होती है। अब इसकी कंपेक्शन जो है हम किस तरह मालूम करते हैं, यानी एग्जांपल असफाल्ट की कंपेक्शन हम किस तरह मालूम करते हैं। असफाल्ट की कंपेक्शन जो है हम कोर कटिंग करते हैं उससे मालूम करते हैं। ठीक है, उससे हम वाइड्स भी मालूम करते हैं, जो कोरे निकालते हैं हमारे पास वे में होता है, एयर वाइड्स होता है, और इसकी कंपेक्शन जो होती है और जो हमारी लेयर की थिकनेस होती है, असफाल्ट की जो थिकनेस होती है, ये सारी टेस्ट जो है हम कोर कटिंग जो हमारी टेस्ट परफॉर्म होती है नीचे कोरे निकालते हैं उसी हम ये टेस्ट सारे परफॉर्म करते हैं, और कंपेक्शन भी हमारी इस तरह पता लगती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्राइम कोट के हवाले से। प्राइम कोट क्या चीज़ है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट इज़ बिटुमस मटीरियल विच इज़ यूज्ड बिफोर असफाल्ट बाइंडर कोर्स टू प्रोवाइड अ स्मूथ सर्फेस। Application required ratio of the prime coat is as per Saudi Aramco Q006 0.65 से लेकर 1.75 लीटर पर मीटर स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, पहले तो आपको पता होना चाहिए प्राइम कोट क्या होता है। प्राइम कोट जो होता है ये हमारे पास एक बिटुमस मटेरियल होता है जो हम एग्रीगेट बेस कोर्स के बाद करते हैं और असफाल्ट बेस कोर करने से पहले हम इसको करते हैं। ठीक है, जब हमारी सरफेस स्मूथ बन जाए। प्राइम कोट का मकसद क्या होता है, प्राइम कोट का मकसद ये होता है कि हमारी जो असफाल्ट बेस कोर्स है और एग्रीगेट बेस कोर्स है इसमें एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाए। ठीक है, सेकंड इसका पर्पस ये है कि हमारी जो मॉइस्चर है, यदि ऊपर से जब बारिश होती है तो मॉइस्चर जो है वो हमारी जो लेयर होती है, जो एम्बैंकमेंट की लेयर होती है, सब ग्रेड की लेयर होती है, सब बेस की लेयर होती है, एग्रीगेट बेस कोर्स की लेयर होती है, उससे हमारे पास ये मॉइस्चर जो है वो नीचे नहीं चल सकते। अक्सर आप लोगों ने देखा होता है हम कोटिंग करते हैं, बिटुमस कोटिंग करते होते हैं, वो उसका पर्पस क्या होता है ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर के अंदर है वो मॉइस्चर ना चला जाए। तो सेम रोड के अंदर भी हम प्राइम कोट इसीलिए करते हैं, एक तो हमारे पास होता है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए ना, 2 लेयर के बॉन्ड बनाने के लिए। 2 लेयर कौन सा आ गया हमारे पास, एग्रीगेट बेस कोर्स और हमारे पास असफाल्ट बेस कोर्स। इन 2 लेयर के बीच में हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है
और दूसरा इससे मॉइस्चर को रोकती है। यानी एग्जाम्पल बारिश हो जाए तो नीचे लेयर से वो मॉइस्चर को रोकती है। अब इसका जो स्प्रे रेट होता है, यानी एग्जाम्पल आपका ये एक टेस्ट परफॉर्म होता है साइट पे, जब आप स्प्रे रेट मालूम करते हैं तो जब आप प्राइम कोट करते हैं तो उसके जो स्प्रे रेट का रेशो ये आपकी 0.65 लीटर से लेकर 1.75 लीटर पर मीटर स्क्वायर आपका स्प्रे रेट होना चाहिए। ठीक है, ये साइट पे मालूम किया जाता है, इसका एक परफॉर्मा बनता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, यानी टेम्परेचर फॉर प्राइम कोट इज एज पर सऊदी अरामको जैसे Q006 50 से लेकर 80 सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर होना चाहिए, यानी प्राइम कोट का हमारे पास टेम्परेचर होना चाहिए। ये हमारे पास डिटेल थी प्राइम कोट की। अब हमारे पास आता है टेक कोट। टेक कोट क्या है हमारे पास? टेक कोट इज बिटुमस मटेरियल, इट इज एडहेसिव मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर बॉन्डिंग ऑफ 2 लेयर ऑफ asphalt. Application required ratio of the tech coat is as per Saudi Aramco Engineering Style Q006 0.15 से लेकर 0.50 लीटर पर मीटर स्क्वायर फॉर RC एंड 0.20 लीटर पर मीटर स्क्वायर इज फॉर अरामको। ठीक है, अब उसके अंदर जो डिफाइन हुआ यानी सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड, यानी एग्जांपल रॉयल कमीशन आपका क्लाइंट है तो वहाँ पे जो स्टैंडर्ड है उसके लिए जो RC यानी रेशो डिफाइन हुई है टेक कोट के लिए, वो हमारे पास 0.15 लीटर पर मीटर स्क्वायर से लेकर 0.50 पर मीटर लीटर स्क्वायर के अंदर डिफाइन हुए। ठीक है, लेकिन अरामको प्रोजेक्ट पे अंदर जो होते हैं वो 0.20 लीटर पर मीटर स्क्वायर तक आपका जो स्प्रे रेट होना चाहिए। ठीक है, अब टेक कोट हम किस लेयर की बात करते हैं और टेक कोट का पर्पस क्या है? टेक कोट हमारे पास एक बिटुमस मटेरियल है और एक एडहेसिव मटेरियल है जो हमारी बॉन्डिंग करती है 2 लेयर की बात है, asphalt की 2 लेयर। ये टेक कोट हमारा कहाँ आता है? asphalt बेस कोर्स और asphalt वीयरिंग कोर्स के बीच में हमारे पास टेक कोट आता है। अब इसका पर्पस क्या होता है कि हमारे asphalt बेस कोर्स और वीयरिंग कोर्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास इसके टेम्परेचर की अगर हम बात करें, हमारे पास टेम्परेचर ऑफ टेक कोट एज पर सऊदी अरामको इंजीनियरिंग Q006 65 से लेकर 105 सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास कोर कटिंग की हम बात करें तो कोर कटिंग हम टेस्ट मालूम करते हैं, asphalt की थिकनेस मालूम करते हैं, asphalt की कंपैक्शन इससे मालूम करते हैं। इसमें हम वाइड चेक करते हैं कि हमारी जो asphalt हमने की इसके अंदर हमारी कितनी वाइड्स आई है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कोर शेल बी टेकन डेली फ्रॉम प्रीवियस प्रोडक्शन एट रैंडम लोकेशन विच फॉलोइंग रेट्स। अब ये कोर की डिफाइन हुई है कि आपने डेली बेस पे एग्जांपल आपकी asphalt हुई है तो डेली बेस पे आप कोर जो होते हैं वो कोर कटिंग करेंगे। ठीक है, इनकी यानी जब आप asphalt करते हैं तो स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपने जो होती है कोर कंपैक्शन जो हम कोरे निकालते हैं वो आपने स्पेसिफिक टाइम के अंदर करनी होती है। अब एग्जाम्पल आपकी 0 to 4000 आपका आ गया, 4000 से लेकर 20,000 टन, अगर ये टन की बात हो रही है। ठीक है, नहीं अगर एग्जाम्पल आपकी asphalt जो है 0 से लेकर 4000 टन तक के बीच हुई है तो आपने जो आपने एक सैंपल कलेक्ट करना है वो 600 मीटर के अंदर एक सैंपल आपने कलेक्ट करना होता है। फिर 1 सैंपल आपने 900 मीटर स्क्वायर के अंदर के कलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने जो 3rd सैंपल कलेक्ट करना होता है वो 1200 मीटर स्क्वायर के अंदर 3rd सैंपल को कलेक्ट करना होता है, यानी स्टेप बाय स्टेप आपने जाना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टू कंफर्म कंपेलिस विथ जॉब मिक्स फार्मूला रैंडम सैंपल ऑफ हॉट मिक्स asphalt शैल बी टेकन ऑफ दी फॉलोइंग रेट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास जॉब मिक्स फार्मूला जब हम करते हैं, JMF इसको कहते हैं। जिस तरह हमारे पास कंक्रीट का डिजाइन होता है, asphalt के डिजाइन को हमारे पास जॉब मिक्स फार्मूला कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें हम जब सैंपल कलेक्ट करेंगे तो 0 to 500 टन से एक हम सैंपल कलेक्ट करेंगे, यानी अगर एग्जांपल आपकी asphalt जो है आपकी 0 to 500 टन है या 501 से लेकर 800 टन है या 800 से लेकर अबव आपका टन आपने asphalt करनी होती है तो ये आपकी जो है टेस्टिंग के लिए सैंपल कलेक्शन है। इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा ग्रेडेशन टेस्ट आ गया और आपका यहाँ पे MRS जो लगे ये मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट है। यानी एग्जांपल आपने ये सैंपल कलेक्ट करना है, यानी 1 सैंपल जो है 200 टन से कलेक्ट करना होता है, यानी एग्जांपल 1 टन 200 टन। ठीक है, यानी एक सैंपल आपने 200 टन से कलेक्ट करना होता है और 250 मीटर स्क्वायर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 250 टन के अंदर आपने यानी 300 मीटर स्क्वायर के अंदर एक सैंपल फिर फर्दर आपने 250 टन से कलेक्ट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर आपकी asphalt 300 टन है तो इसमें एग्जांपल आपने क्या करना होता है 300 टन, यानी एग्जांपल यहाँ पे क्या चीज़ है 800 आपकी टन अबाव अपने asphalt करनी होती है। ठीक है, आपके पास टोटल जो है यानी क्वांटिटी asphalt 800 है। अब आपने 800 टोटल आपके पास asphalt है तो 300 से आपने एक सैंपल को कलेक्ट करना होता है।
यानी एग्जांपल एक सैंपल है 800 आपका है तो 2 सैंपल आपकी 600 तक हो गया, ठीक है। और कितनी एरिया से, 400 मीटर स्क्वायर से आपने कलेक्ट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इफ द रेन स्टार्ट ड्यूरिंग द लेइंग ऑफ असफाल्ट व्हाट एक्शन यू टेक। ये इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मेरी फर्स्ट इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था कि अगर एग्जांपल आप असफाल्ट कर रहे और वहां पे बारिश स्टार्ट हो गई तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे। सबसे पहले तो ये कि एज अ क्यूसी इंस्पेक्टर, क्यूसी इंजीनियर, क्यूसी डिपार्टमेंट में जब आप काम करेंगे तो अगर आपने असफाल्ट करनी होती तो आपने टेम्परेचर को पहले देखना होता है। लेकिन अगर एक केस आपने असफाल्ट स्टार्ट कर दी और बाद में कहीं जो है वो बारिश स्टार्ट हो गई तो उसके लिए क्या करेंगे, स्टॉप असफाल्टिंग एंड कंटिन्यू रोलिंग। इसका मकसद जो है जब आपकी बारिश स्टार्ट हो गई तो आपने जो है असफाल्ट को स्टॉप कर देना है और जो आपकी रोलिंग होती है, यानी एग्जांपल जो हमारे पेवमेंट के अंदर रोलिंग हम करते हैं तो जो हमारा कंपैक्ट होता है, पेनोमेटिक रूलर होता है या डायनामिक रूलर होता है, मोस्टली जो होते हैं हम पेनोमेटिक रूलर इसके लिए यूज़ करते हैं कंपेक्शन के लिए, असफाल्ट की कंपेक्शन, तो उससे आपने कंटिन्यूसली उसकी रूलर स्टार्ट करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइम कोट एंड टेक कोट शेल बी टेस्ट prior to the application of every 100 मीटर स्क्वायर। यानी एग्जांपल प्राइम कोट एंड टेक कोट, जब भी आप प्राइम कोट एंड टेक कोट की भी अपनी टेस्टिंग होगी तो 10,000 मीटर स्क्वायर के बाद आपने इनके टेस्टिंग को दोबारा परफॉर्म करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रीजन बिहाइंड क्रैक्स, यानी क्रैक्स आपकी किस वजह से आती है, यानी कंक्रीट के अंदर आपकी क्रैक्स जो है क्यों आते हैं। पुअर क्यूरिंग प्रैक्टिस, यानी आपकी जो क्यूरिंग है वो प्रॉपर तरह नहीं होती, उसकी वजह से भी आ सकती है। पुअर डिज़ाइन, यानी आपका जो मिक्स डिज़ाइन है, यानी एग्जांपल कंक्रीट का डिज़ाइन है वो प्रॉपर तरह नहीं हो तो उसकी वजह से आपकी जो है कंक्रीट के अंदर क्रैक्स आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पुअर वाइब्रेशन विच रिजल्ट इन सेग्रीगेशन, लेस रिबार कवरिंग, पुअर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, मूवमेंट ऑफ फॉल्स वर्क ऑफ फोम, हायर वाटर सीमेंट रेशो। ये चंद इसकी काजेज बन सकती है। आपका वाइब्रेटर अगर प्रॉपर तरह यूज़ नहीं हुआ या अगर एग्जांपल आपका वाइब्रेटर सही तरीके नहीं यूज़ हुआ तो आपकी ब्लीडिंग भी हो सकती है कंक्रीट के अंदर और आपकी सेग्रीगेशन भी यूज़ हो सकती है, ठीक है। वाइब्रेटर का प्रॉपर टाइम होता है, यानी प्रॉपर 3 to 5 सेकेंड टाइम होता है और आपने जो वाइब्रेटर यूज़ करना है वो आपका जो इसका नीडल होता है वो आपका एल्यूमिनियम का होना चाहिए, ठीक है, और रबर का होना चाहिए। और आप जब भी कंक्रीटिंग करेंगे तो जब वाइब्रेटर यूज़ करेंगे तो वो आपकी नीचे फोम वर्क के साथ टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आपकी एग्जांपल अगर प्रॉपर तरह कवर भी प्रोवाइड नहीं होता तो स्टील इन्फोर्समेंट भी जो है वो भी एक क्रैक्स जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है पुअर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, अगर एग्जांपल आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है कंक्रीट की और या आपकी जो वाटर सीमेंट रेशो है वो प्रॉपर तरह जो है वो डिफाइन नहीं हुए तो उस वजह से आपकी जो है क्रैक्स आ सकती है अपनी कंक्रीट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट मिक्स, यानी एग्जांपल इनिशियल सेटिंग टाइम आपका कब से स्टार्ट हो जाता है कंक्रीट का और सीमेंट का, ये दोनों के लिए सेम है। 35 से लेकर 40 या 45 मिनट तक आपका जो है इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाता है और फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है वो हमारे पास 8 आवर यानी 6 to 8 आवर तक से इसका फाइनल सेटिंग टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास when will you apply curing of the concrete, यानी एग्जांपल हम क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट कब स्टार्ट कर सकते हैं, यानी एग्जांपल हम कंक्रीटिंग करेंगे तो कंक्रीट की हम क्यूरिंग कब स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टर दी कंक्रीट हैज इनिशियल सेट, यानी एग्जांपल हमारी जैसी ही कंक्रीट की इनिशियल सेटिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है उसके बाद हम कंक्रीट की क्यूरिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन MC1 एंड RC1। MC1 क्या है, RC1 क्या है, हमारे पास RC1 हमारे पास या MC1 जो होता है मीडियम क्यूरिंग होता है और RC2 हमारे पास जो होता है रैपिड क्यूरिंग होता है। ये असफाल्ट के लिए जब हम प्राइम कोट करते हैं और टेक कोट करते हैं उसके लिए मटेरियल हमारे पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका आपको कैसे पता लगेगा, बाई जस्ट लुकिंग एंड स्मेलिंग MC1 स्मेल केरोसिन एंड लुक लाइक डल एंड इज थिकर, यानी MC1 जो होता है उसकी जो स्मेल होती है वो केरोसिन ऑयल की तरह, ठीक है। यानी एग्जांपल हमारे पास जो MC1 की स्मेल होती है वो केरोसिन ऑयल की तरह होता है, उसकी लुक जो होती है वो डल तरह होती है, यानी उसका जो लुक होता है कलर जो होता है वो डल की तरह होता है, वो ये थिकर होता है, ठीक है। अक्सर आपने असफाल्ट जब आप करते हैं प्राइम कोट करते हैं उसके वहां से आपको क्लियर पता लगेगा। RC1 क्या होता है, RC1 और RC2 हमारे पास जो होता है टेक कोट के अंदर यूज होता है। इसकी स्मेल जो होती है बेंजीन गैसोलीन जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, गैसोलीन की तरह इसकी स्मेल होती है। मोस्टली जो होता है मिडल ईस्ट के अंदर ये चीज यूज होती है। एंड लुक शाइनी एंड थिनर एंड ड्रायर रैपिडली, यानी एग्जांपल शाइनी यूज होता है और थिनर यूज होता है, ठीक है। इसकी जो लिक्विड होती है वो थिनर होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट हैपन इफ द असफाल्ट कंटेंट इज मोर देन 0.3%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एज इंजीनियर पता होना चाहिए। अगर एग्जांपल हमारी असफाल्ट कंटेंट जो है वो 0.3% से ज़्यादा हो जाए
तो क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, हमारी असफाल्ट के अंदर जो है वो ब्लीडिंग पड़ सकती है। अगर एग्जांपल असफाल्ट की रेशो हमारे यानी असफाल्ट कंटेंट जो है या बिचुमन कंटेंट हमारे असफाल्ट जब हम ट्रायल मिक्स करते हैं यानी जैब मैफ करते हैं या असफाल्ट कर दी होती है, तो उसके अंदर हमारे प्लांट के ऊपर सम टाइम होते हैं कि हमारे जो असफाल्ट कंटेंट होता है या बिचुमन कंटेंट होते हैं वो ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, यानी 0.3% से ऊपर चला जाता है। तो बाद में आपकी जो पेमेंट है उस पर ब्लीडिंग आ सकती है, आपका जो पेमेंट है वो फेल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू डिटरमाइन ग्रेड 40, ग्रेड 60 एंड 75 स्टील बार एट साइट। यानी एग्जांपल एक स्टील रिइंफोर्समेंट है ग्रेड 40 का, ग्रेड 60 का या ग्रेड 75 का, आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो बार है ये ग्रेड 40 का है। अब इसका पता कैसे लगेगा, बाय इट लॉन्गिट्यूडल स्ट्रिप मार्किंग। ग्रेड 40 का हमारे पास यानी ग्रेड 40 का अगर एग्जांपल हमारे पास स्टील रिइंफोर्समेंट है, कैसे हमें पता लगेगा, नो मार्किंग बिटवीन दी लॉन्गिट्यूडल स्ट्रिप्स, यानी एग्जांपल हमारी स्टील की ऊपर जो है लॉन्गिट्यूडल जो स्ट्रिप होती है वो नहीं होती, ठीक है। इसकी इमेज वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कभी, लॉन्गिट्यूडल आपको इसका क्लियर पता लगेगा। हमारे स्टील रिइंफोर्समेंट के ऊपर लॉन्गिट्यूडल जो स्ट्रिप होती है वो नहीं होती, ठीक है। ग्रेड 60 के अंदर क्या होता है, वन लाइन बिटवीन द रिब्स एंड द स्टील। अक्सर आप लोगों ने स्टील के अंदर देखा होगा, आप अगर एग्जांपल आपके पास स्टील कहीं आपको पड़ा होगा उसमें चेक करें, एक हमारे पास लॉन्गिट्यूडल एक लाइन होती है, तो वन लाइन बिटवीन द रिब्स एंड द स्टील, रिब्स और स्टील के बीच में एक हमारे पास लाइन होती है, उससे हमें पता लगता है कि ये हमारे पास स्टील जो है वो ग्रेड 60 का है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ग्रेड 50 का, टॉप लाइन बिटवीन द रिब्स ऑफ द स्टील। टॉप लाइन मतलब डुअल लाइन, आपकी दोनों साइड पे आप जो है वो एक लाइन बनी होती है स्ट्रेट, यानी स्टार्ट से लेकर एंड तक हमारे पास ग्रेड 70 या ग्रेड 75 की जो स्टील एनफोर्समेंट होती है उसके अंदर हमारे पास जो है 2 लाइन्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मिनिमम लेंथ ऑफ द स्प्लाइस ऑफ द रिबार, यानी रिबार की जो हमारे पास स्प्लाइस लेंथ होती है वो कितनी होनी चाहिए, 40D और 4x डायमीटर ऑफ द बार। यानी 40D का क्या मतलब है, 40 mm मल्टीप्लाई बाय आपकी जो डाय ऑफ बार होता है, यानी 16 mm है तो 16, 20 mm है तो 20, यानी 40 मल्टीप्लाई बाय 20 mm आप करेंगे तो जो आपकी स्प्लाइस लेंथ आएगी वो आपने प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। ये बार पे डिपेंड करता है और 40D फार्मूला है हमारे पास, इससे आपने प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर विद TDS ऑफ द 10,000 ppm। अगर एग्जाम्पल हमारे पास वाटर के अंदर जो है TDS की वैल्यू 10,000 ppm पार्ट पर मिली आ गई तो वो हमारे पास कौन सा वाटर कहलाया जाएगा, हमारे पास ब्रेकिश वाटर कहलाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अब फिनिशिंग के वर्क के हवाले से सऊदी अरामको इंजीनियर स्टैंडर्ड M006, इसका स्टैंडर्ड है हमारे पास M6 है, हमारे पास ये स्टैंडर्ड है। Q006 जो है ये हमारे असफाल्ट के हवाले से स्टैंडर्ड है और M006 जो है ये हमारे फिनिशिंग के हवाले से, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी टाइप ऑफ द फिंस एज पर सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड M006, यानी सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ फिंसिंग वर्क है। अब सबसे पहले हमारे पास टाइप एंड डिफेंड ऑफ दी एज पर, इस टेबल के अंदर ये हमारे पास ये जितने भी टेबल मैंने लिए हैं ये सऊदी अरामको इंजीनियर M006 इस स्टैंडर्ड को जब आप ओपन करेंगे तो ये पूरी जितनी भी टेबल्स है वो आपको वहाँ से मिलेगी। अब इस टेबल के अंदर क्या चीज़ है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अब सबसे पहले आपको जो फिंस के टाइप है ये आपको पता होना चाहिए। फिंस के टाइप हमारे पास 5 टाइप है। सबसे पहले टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5, ये डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास टाइप है फिंसिंग के अंदर। अब आपने किस तरह प्रोवाइड करना होता है, हाइट ऑफ फिंसिंग फैब्रिक mm, ये mm में। अब टाइप ऑफ फेंसिंग हमारे पास कितने हो गए, 5 हो गई। अब इसकी जो हाइट है आपने कितनी प्रोवाइड करनी होती है। एग्जाम्पल जब भी आपने फेंसिंग करनी होती है तो आपको सऊदी अरामको स्टैंडर्ड यानी स्पेशली अरामको प्रोजेक्ट पे जब आप फॉलो करेंगे तो ये आपने हाइट देनी होती है। टाइप 1 को 2.514, ठीक है, मीटर। अगर एग्जाम्पल हम mm की बात करें तो 2400 mm। अगर मीटर की हम बात करें यानी एग्जाम्पल हमारे पास इसकी ये जो लेंथ हम ले रहे हैं ड्राइंग हमारे पास एग्जाम्पल mm के अंदर है तो वहाँ पे क्या 2400 mm। और मीटर की हम बात करें तो 2.4 mm, सॉरी 2.4 मीटर हमारे पास आ गया, ठीक है। सेम दूसरा टाइप 2 के लिए भी हम हाइट जो प्रोवाइड करेंगे वो हमेशा हमारे पास कितना होगा 2.4 मीटर होगा। थर्ड भी हमारे पास टाइप 3 भी हम यूज करेंगे 2.4 मीटर, फोर्थ भी हमारे पास 2.4 मीटर है और 5 भी हमारे पास इसका 2.4 मीटर है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉप रेल। अब ये आपने टॉप रेल इसको प्रोवाइड करना होगा कि नहीं। अगर एग्जांपल आपको इनकम्प्लीट का पिक्चर वाइज एग्जांपल वाइज आपने देखनी होगी फेंसिंग के हवाले से,
मेरी ऑलरेडी फिंस के ऊपर भी एक वीडियो बन चुकी है, आप वो भी चेक कर सकते हैं, वहाँ मैंने पिक्चर भी अटैच किया है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ से आप जब पिक्चर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि टॉप रेल किसे कहते हैं, ठीक है, ब्रेस पोस्ट किसे कहते हैं, बरबेड वायर किसे कहते हैं। क्योंकि आपने एज पर सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड जब भी आपने टाइप 1 यानी इसको आपने लगाना होता है, टाइप 1 एग्जांपल टाइप 1 फिंस आपने लगाना होता है, तो आपने यही चीज़ इसको यानी टॉप रेल यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है, ब्रेस पोस्ट आपने प्रोवाइड करनी होती है, बरबेड वायर आपने 2 प्रोवाइड करनी होती है, नंबर ऑफ द स्टैंड आपने 6 प्रोवाइड करने होते हैं, कंटिन्यूस कंक्रीट एंकर आपने प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। ये और फर्दर एग्जांपल आपने टाइप 4 करना होता है, आपके जो फिंस है वो टाइप 5 का है, तो वहाँ पे आपने क्या करना होता है, आपकी हाइट तो होनी चाहिए, टॉप रेल इसका नहीं होना चाहिए, आपका ब्रेस पोस्ट आपकी देने की जरूरत नहीं होती, बरबेड वायर की जरूरत नहीं होती। ये जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो वहाँ से आपको मजीद क्लियरिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ द स्टैंड आपके आ गए। स्टैंड एक्चुअली ये होता है कि आपकी एग्जांपल इस तरह आपकी फिंस लगी है, आपके ये पोस्ट लगी है, तो इसके अंदर आप एक इस तरह लाइन गई होगी, एक इस तरह, उसके बीच में आप बरबेड वायर इसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आ गया गेट के हवाले से, ये हमारे पास पोस्ट आ गए हमारे पास, और टॉप रेल ब्रेस पोस्ट आ गया, बरबेड वायर, इसके हवाले से कुछ क्वेश्चन है। हाइट इसके अंदर टॉप रेल आपने प्रोवाइड करना है कि नहीं करना, इसके हवाले से ये पिक्चर से आप उस वीडियो में चेक करें, वहाँ से आपको और भी मजीद क्लियर आ जाएगी समझ। अब गेट की तरफ हम आते हैं, यानी एग्जाम्पल आपने गेट को किस तरह प्रोवाइड करना है। अब एग्जाम्पल फिंस टाइप हमारे पास 1 2 3 4 5 है, तो गेट टाइप ए हमारे पास लगेगा, इसमें भी गेट की भी हमारे पास टाइप ए है। टाइप ए हमारे पास क्या है, वॉक गेट कहलाया जाता है, और इसकी हमारे पास विड्थ कितनी होनी चाहिए, 1.2 मीटर यानी 1200 mm होनी चाहिए। ओवरऑल हाइट इसकी कितनी होनी चाहिए, 2.4 मीटर, 2.45 मीटर, ठीक है, यानी 2450 mm। गेट एक्सटेंशन फ्रेम, यही एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास जस्ट वॉक के लिए यूज होता है। एक्सटेंशन फ्रेम क्या होता है, जिससे आप गेट जो होता है वो एक्सटेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है गेट पोस्ट साइज ओडी, ओडी का मतलब आउटर डाई होता है। गेट की जो पोस्ट होती है, यानी एक आप मेन पोस्ट प्रोवाइड करते हैं, एक हमारे पास होता है जो गेट के साथ पोस्ट प्रोवाइड की जाती है, तो उसका आपका जो डाया कितना होना चाहिए, वो हमारे पास आउटर डाया कितना 73 mm होना चाहिए, ठीक है। अगर एग्जांपल आपके ने यहाँ पे आते हैं, हम इसको आप खुद चेक करें टेबल से, इसको आपने खुद स्टडी करना है। टाइप 5 हम यूज करें एग्जांपल, तो वहाँ पे गेट हमारे पास डी होगा, इसमें सिर्फ जस्ट वेट की फर्क है, विड और हाइट की फर्क है, ठीक है। अगर एग्जांपल ड्राइव गेट होगा, यानी एग्जांपल आपकी व्हीकल मूव करती है, तो उसकी आपने विड्थ कितनी ली होती है, 4 मीटर आपने देनी होती है, मिनिमम आपने 4 मीटर देनी होती है, मैक्सिमम आप जा सकते हैं ऊपर। ओवरऑल हाइट आपकी इतनी होनी चाहिए 2.4 मीटर। गेट एक्सटेंशन फ्रेम जरूरत नहीं है, एक्सटेंशन की जरूरत नहीं होती, और गेट पोस्ट दोनों तरफ आप जो है वो 102 mm के आपने आउटर डाया देना होता है, ठीक है, आउटर पोस्ट की डाया देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट की लेंथ जो है, पोस्ट जो होती है, पोस्ट एक्चुअली जो होता है हमारे गेट्स के अंदर और या मेंस के अंदर, इसका प्रॉपर सऊदी अरब इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड की प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन है, हर 90 मीटर के बाद आपने जो है एक मेन पोस्ट लेनी होती है, ठीक है। बाकी हमारे सब पोस्ट आते हैं, फिर 90 मीटर के अंदर हमारे पास सब एक मेन पोस्ट आ जाती है, और हर पोस्ट के अंदर आपने 3 मीटर के डिस्टेंस रखनी होती है, ठीक है। वॉक गेट अगर एग्जांपल आपके पास है, तो वहाँ पे आपकी पोस्ट की जो हमारे पास टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4 है या टाइप 5 है, इसकी लेंथ है। यहाँ पे देखो मैंने टाइप वॉक गेट है, तो वहाँ पे क्या आपके 3 टाइप 1 यूज करेंगे, तो 3.4 मीटर जो है आप इसकी पोस्ट को लेंथ देंगे, ठीक है, यानी एक के बाद आपने दूसरा पोस्ट जो लेंथ है वो 3.4 मीटर के बाद देना होता है। ड्राइव रेट आपका है, तो वहाँ पे आपने 3.9 मीटर के बाद आपने एक पोस्ट, यानी दोनों साइड आपकी दो पोस्ट के बीच में आपकी जो लेंथ वो 3.9 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। लाइन गेट आपके पास आ गया, कॉर्नर एंड जहाँ पे आपके कॉर्नर या एंड आ गए, तो वहाँ पे आपकी 3.4 मीटर आ गया। ब्रेस अगर एग्जाम्पल आ गया, ब्रेस पोस्ट आपका आ गया, ब्रेस स्पॉट जो होते हैं मोस्टली जो होते हैं आपका कॉर्नर के अंदर, ये भी आता है, 2.9 मीटर आपने इसको पोस्ट की लेंथ को देनी होती है, ठीक है। अगर एग्जांपल आपने टाइप 2 यूज करना है, टाइप 3 यूज करना है, टाइप 4 यूज कर रहे हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा खुद स्टडी करिए, हम आगे इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। ऑल पोस्ट शेल एक्सटेंडेड 975 mm into the concrete footing as measured from the ground of the surface where solid rock is encountered. Post shall be extended 600 mm into the concrete footing, यानी 600 जितनी भी एग्जांपल आपकी पोस्ट है उसके लिए डिफाइन है। हमारी पोस्ट जब भी हमने प्लेस करनी होती है,
तो सबसे पहले हम जो 100 mm का जो है उसको कवर प्रोवाइड करते हैं। यानी एग्जाम्पल एक एक्सकेवेशन हमने की, एक पिट हमने लगा लिया, यानी एग्जाम्पल डेफिनेटली मोस्ट जो होती है ये प्रीकास्ट भी आता है आपका और ऑन ग्राउंड भी हो सकता है आपका। अब टोटल उसकी जो हाइट है वो 97 एग्जाम्पल आपको 2.4 मीटर एक हाइट दी गई, जिस तरह ऊपर हमने टेबल में डिस्कस किया था कि आपकी इस पोस्ट के अंदर 2.4 मीटर आपने इसको देनी होती है, हाइट देनी होती है, टोटल आपकी हाइट है। तो इसमें आपने क्या करना होता है 975 mm जो है आपने कंक्रीट के अंदर रखना होता है। फिर 975 mm की बीच में 100 mm जो होता है वो आपने कवर देना होता है। ठीक है, ये आप जो मेरा लेक्चर है फेंसिंग के बारे में, वहां से मैंने पिक्चर के साथ एग्जांपल देखी, इसको समझाया हुआ है, आप उसको लाजमी चेक करें, वहां से आपको मजीद क्लियर समझ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो फुटिंग फॉर ऑलमोस्ट 600 mm, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि फुटिंग जब भी हम कवर प्रोवाइड करेंगे 100 mm इसको हम कवर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं, ये आप जितनी भी हमारे पास फेंस के वाले से ये इसको आप इस तरह समझ नहीं आएंगे, आप उसको एग्जांपल के साथ देखेंगे, यानी विद पिक्चर देखेंगे, तो वहाँ ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, एवरी 30 मिनट रेल ऑफ आपके होने चाहिए, आपकी एग्जांपल टॉप रेल की 41 mm की ऑटो डाया पाइप्स का होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ मैंने डिटेल से डिस्कस किया। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास CBR। अक्सर आप लोगों ने CBR देखा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आपको ये पता होना चाहिए। हर मटीरियल का अपना CBR, एम्बैकमेंट का हमारे पास आ गया, आपका सब बेस कोर्स का आ गया, एग्रीगेट बेस कोर्स आ गया, इसमें हमारे पास डिफरेंट CBR की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास CBR क्या होता है, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो इज पेनिट्रेशन टेस्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द नेचुरल ग्राउंड। CBR से हम ये चेक करते हैं कि हमारी जो हमारी लेयर होती है इसके अंदर हमारी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है। यानी इसका मतलब सिंपल है कि हम इस लेयर पे कितना लोड अप्लाई करें कि ये रेजिस्ट करे, यानी लोड को रेजिस्ट करें। ठीक है, सबग्रेड एंड बेस कोर्स बीनीथ द न्यू कैरेजवे construction, it was developed by California Department by Transportation before the World War II. CBR shall be determined as per STM। CBR का जो हमारे पास स्टैंडर्ड है यहाँ पे कौन सा है, 1883 है इसका स्टैंडर्ड है। इसका पर्पस क्या है, हमारे पास हम एक लेयर की मैकेनिकल रेजिस्टेंस चेक करते हैं। मैकेनिकल रेजिस्टेंस इसका मतलब है, या मैकेनिकल स्ट्रेंथ चेक करते हैं का मतलब ये है कि हम इस पे कितना लोड अप्लाई करें ताकि हमारे पास ये लोड ये रेजिस्ट करे। ठीक है, अब हमारे पास सब बेस मटेरियल के लिए कितने CBR होना चाहिए, बेस कोर्स मटेरियल के लिए कितना CBR होना चाहिए। CBR वैल्यू एट 95%, यानी एग्जांपल कंपैक्शन एज पर ASTM D1557, यानी जहां पे हमने 95% कंपैक्शन देनी होती है। सब बेस क्लास मटेरियल के लिए हमारे पास कितनी CBR होनी चाहिए। अब सब बेस में भी हमारे पास दो क्लासेस है, A क्लास और B क्लास, उसके लिए हमारे पास CBR की वैल्यू जो है वो 25% होना चाहिए, और B क्लास के लिए भी 25% है। सब ग्रेड के लिए हमारे पास कुछ प्रोजेक्टों के लिए जो CBR है वो 15% है। एम्बैकमेंट के लिए हमारे पास CBR की वैल्यू जो होती है वो 8 to 10% या 6 to 8% या 8 to 10% हमारे पास होती है एम्बैकमेंट के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास अगर एम्बैकमेंट की मटेरियल जो है, समटाइम ये होता है कि हमारे जो एम्बैकमेंट का मटेरियल होती है उसकी CBR वैल्यू जो है वो 25% या 15% तक भी अचीव हो जाती है। अगर एग्जांपल उस प्रोजेक्ट पे हमारे पास सब ग्रेड के लिए भी 15% या 25% जो है CBR जो है वो डिफाइन हुई है जनरल नोट्स के अंदर, तो एम्बैकमेंट का मटेरियल भी हम सब ग्रेड के अंदर यूज कर सकते हैं। एम्बैकमेंट के मटेरियल और सब ग्रेड के अंदर हमारे पास एक तो कंपैक्शन का फर्क है और दूसरा इसमें हमारे पास CBR की वैल्यू का फर्क है। अगर एम्बैकमेंट का मटेरियल हमारे पास CBR वैल्यू जो है वो 15% अचीव कर रही है और सब ग्रेड की भी हमारे पास एग्जांपल CBR वैल्यू जो है वो 15% डिफाइन हुई है, तो एम्बैकमेंट का मटेरियल ही हम सब ग्रेड के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास CBR वैल्यू एट मिनिमम 100% कंपैक्शन, यानी CBR की वैल्यू जब हमारे पास 100% कंपैक्शन जहाँ पे रिक्वायर्ड हो, तो उसके लिए हमारे पास बेस कोर्स मटेरियल की हमारे पास मोस्टली इसके अंदर बेस कोर्स मटेरियल की हमारे पास कंपैक्शन जो होती है, लेयर की कंपैक्शन आपको लाजमी पता होनी चाहिए। बेस कोर्स की हमारे पास जो कंपैक्शन होती है वो 100% होती है, एग्रीगेट बेस कोर्स। ठीक है, इसके लिए हमारे पास क्लास A मटेरियल के लिए CBR की वैल्यू हमारे पास 100% होनी चाहिए और B क्लास के लिए हमारे पास 50 मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी चेक स्टील ओवरलोड। अब यहाँ पे रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है, जब भी आप अपनी स्टील रीइंफोर्समेंट की चेक करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ ही मैं जितनी भी डिस्कस करता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है QC के लिए। आपने यही सारी चीज़ जो है फील्ड के अंदर एज ए QC इंस्पेक्टर काम करेंगे तो यही चीज़ें आप चेक करेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टील रीइंफोर्समेंट के हवाले से, यानी एग्जाम्पल जब भी अपनी स्टील रीइंफोर्समेंट को चेक करना होता है तो आपने इसके अंदर क्या चीज़ें चेक करनी होती है, साइज ऑफ बार आपने चेक करना होता है, लेंथ ऑफ बार आपने चेक करना होता है, लोकेशन ऑफ बार आपने चेक करना है,
पोजीशन ऑफ बार आपने चेक करना होता है, नंबर ऑफ बार आपने चेक करना होता है, लैप लेंथ आपने चेक करना होता है। लैंप लेंथ और स्प्लाइस लेंथ जो होता है ये एक ही चीज़ है, जो ऊपर मैंने डिस्कस किया था 40D का। तो ये हमारे पास स्प्लाइस लेंथ और लैप लेंथ जो होती है एक ही चीज़ है। कवर ऑफ ब्लॉक आपने प्रोवाइड किए कि नहीं ये आप चेक करेंगे। स्पेसिंग ऑफ बार आप चेक करेंगे। थिकनेस ऑफ दी स्लैब, स्लैब की थिकनेस आप चेक करेंगे। डेप्थ एंड विड्थ ऑफ द बीम आप चेक करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आपने स्टील रिइंफोर्समेंट की इंस्पेक्शन करेंगे तो आप इन चीज़ यानी स्टील के अंदर आपने ये चीज़ें चेक करेंगे। मोस्टली जब आप कंक्रीटिंग करेंगे तो कंक्रीटिंग से पहले आपकी स्टील रिइंफोर्समेंट की जो है इंस्पेक्शन होती है। तो उसके अंदर आप क्या चेक करेंगे, अब साइज ऑफ बार आप चेक करेंगे। साइज ऑफ बार आप चेक करेंगे ड्राइंग के साथ, स्ट्रक्चरल ड्राइंग के साथ, कि जो ड्राइंग के मुताबिक एग्जाम्पल 16 mm बार हमें ये डिफाइन हुई, यानी एक हमारे पास मेन बार होती है, एक डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है, तो या एक्स्ट्रा बार आपकी हो गई। आपने चेक करना होता है कि इसकी एग्जाम्पल 16 mm है, तो आप चेक करेंगे क्या ये जो साइड के ऊपर जो स्टील इन्फोर्समेंट लगा है क्या ये ड्राइंग के मुताबिक है कि नहीं, यानी 16 mm है कि नहीं। नेक्स्ट लेंथ ऑफ बार, अब टोटल लेंथ एग्जाम्पल एक स्लैब है वो 3 मीटर की, आप चेक करेंगे क्या ये जो हमारे पास जो लेंथ ऑफ बार है ये 3 मीटर करीब है कि नहीं विदाउट कवर। ठीक है। नेक्स्ट लोकेशन ऑफ बार, क्या आपकी लोकेशन ऑफ बार आपने प्रोवाइड की है कि नहीं। ठीक है। लोकेशन ऑफ बार का मतलब है कि टॉप एक्स्ट्रा बार आपके आ गए, बॉटम एक्स्ट्रा बार आपके आ गए, एक्स्ट्रा बार आपके आ गए, वट एवर जो भी आपके बार आ गए, मेन बार आ गए, डिस्ट्रीब्यूशन बार आ गए, क्या वो सही यानी ड्राइंग के मुताबिक प्लेस हुई है कि नहीं। स्ट्रक्चर ड्राइंग के अंदर ये सारी चीज़ें डिफाइन हुई थी। पोजीशन ऑफ बार डिफाइन हुई है। नंबर ऑफ बार, यानी एग्जाम्पल अगर एक हमारे पास एक एग्जाम्पल 3 मीटर की हमारे पास एक स्लैब है, तो उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ बार किस तरह पता लगेगी। आप ये साइट पे एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर जब आप करेंगे ये आपको पता होना चाहिए, आप साइट के ऊपर ही मालूम करेंगे। किस तरह मालूम करेंगे, आप स्पेसिंग को और टोटल एग्जांपल आपके 3 मीटर है उसको जब आप डिवाइड करेंगे, यानी जो हमारे पास एक बार के अंदर स्पेसिंग होती है, स्पेसिंग को डिवाइड करेंगे, यानी एग्जाम्पल 200 mm हमारे पास स्पेसिंग है, तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ बार आ जाएंगी। ठीक है। ये साइट के ऊपर ही मालूम किया जाता है, यानी एक स्लैब की हमारे पास विड्थ जो है 3 मीटर है और स्पेसिंग जो है हमारे पास 150 mm है, यानी एक बार से लेकर दूसरी बार के बीच में हमारे पास स्पेसिंग जो है वो हमारे पास 150 mm है। तो आप इसको 3 मीटर पे डिवाइड करेंगे, यानी 0.15 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो विड्थ है वो भी मीटर में है, तो आप जो बार्स का एग्जांपल स्पेसिंग है वो 150 mm है, तो इसको भी आप मीटर में लेके आएंगे। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है नंबर ऑफ बार आ जाएंगे। लैप लेंथ क्या होता है, एक दूसरे के बाद एक बार जो है खत्म हुई है वहां से दूसरी बार स्टार्ट हुई है, तो लैप लेंथ जो है आपने मालूम करना होता है। कवर आपने प्रोवाइड किए, डेफिनेटली आप कवर जो आपको डिफाइन हुए, बीम के लिए एग्जांपल 40 mm है, कॉलम के लिए 40 mm है, बीम के लिए स्लैब के लिए हमारे पास बॉटम जो कवर होता है मोस्टली 25 mm होता है, क्या वो कवर ब्लॉक जो है वो 25 mm है कि नहीं। ठीक है। स्पेसिंग ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब, यानी एग्जाम्पल हमारे पास जो स्लैब है वो हमारे पास 150 mm का है, 6 इंच का है या 125 mm का है, तो आपने उसकी थिकनेस भी चेक करनी है। डेप्थ एंड विड्थ ऑफ बीम, डेफिनेटली जब आपकी स्लैब होगी तो आपकी बीम एंड हमारे पास बीम भी साथ होते हैं, उसकी भी कंक्रीटिंग करनी होती है, तो बीम की विड्थ और डेप्थ भी आपने चेक करनी होती है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट, यानी स्टील रिइंफोर्समेंट को आपने किस तरह चेक करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज मेंट बाय बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल का क्या मतलब है, BBS किसे कहते हैं हमारे पास। Bar bending schedule is comprehensive list that describe the location, mark, type, size, length, and number and bending detail of each are of the fabric in reinforcement. BBS हमारे पास जो होते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल कहलाए जाते हैं। BBS के अंदर हमारे पास जो है जितनी भी हमारी स्टील रिइंफोर्समेंट के अंदर डिटेल होती है वो आपकी BBS के अंदर डिफाइन हुई होती है। इसके अंदर आपकी बार की कटिंग, आपकी एग्जांपल मार्क हो, आपकी लोकेशन हो, अपनी बार कौन सी प्रोवाइड करनी होती है, अपनी स्पेसिंग कितनी प्रोवाइड करनी होती है, ये सारी चीज़ें होती है BBS के अंदर डिफाइन हुई होती है। यानी बार का डाया कितना है, लैप लेंथ कितना है, ये सारी चीज़ें जो है आपको BBS के अंदर डिफाइन हुई होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड को अब हम डिस्कस करते हैं, यानी सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड है हमारे पास, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो होते हैं मैं करंटली जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो मोस्टली मेरे जितना भी एक्सपीरियंस है वो सऊदी अरामको प्रोजेक्ट पे है, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। अगर आप अरामको प्रोजेक्ट में भी काम करेंगे तो आप तब भी इस स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे, और अगर आप नॉन अरामको प्रोजेक्ट में भी काम करोगे तो ये जितने भी एक्सकेवेशन एंड बैक फिलिंग सारी चीज़ें जो होती है वो नॉन अरामको प्रोजेक्ट में भी सेम फॉलो होती है और अरामको प्रोजेक्ट में भी सेम फॉलो होती है, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें। सबसे पहले हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो एक्सकेवेशन के लिए हवाले से है, सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A1114, सो एक्सकेवेशन एंड बैक फिलिंग के लिए हमारे पास है।
ठीक है। यहाँ पे एक स्टार्टअप यहाँ पे जस्ट डिफाइन हुए, बट इसके स्टार्टअप डिफरेंट एक्टिविटी भी डिफाइन करता है। एक्सक्यूवेशन का अलग स्टार्टअप होगा, बैकिंग फिलिंग का अलग होगा, कंपेक्शन का अलग होगा, और मटेरियल इसके अंदर यूज होगा तो उसका अलग स्टार्टअप होगा, ठीक है। जो हमारे पास एक्सक्यूवेशन एंड बैक फिलिंग की डिटेल है, इनकम्प्लीट जितनी भी यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड है, इसके ऊपर मेरी सारी हर एक स्टैंडर्ड के ऊपर वीडियोस जो है मौजूद है। आप इसको लाजमी चेक करें, इससे अपनी नॉलेज को ग्रोथ मिले, इससे आपकी नॉलेज जो है वो ऊपर जा सकती है। आप इस स्टैंडर्ड को डेफिनेटली, आप एज अ सिविल इंजीनियर सिविल डिसिप्लिन के अंदर काम करेंगे तो इन स्टैंडर्ड को आप लाजमी स्टडी करें। एक्सक्यूवेशन के अंदर क्या चीज़ें आपने चेक करनी है, मटेरियल कौन सा होना चाहिए, कंक्रीट किस तरह आपने प्लेस करनी होती है, कंक्रीट जब आपके पास साइड के ऊपर आएगी एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर आपने किस तरह चेक करनी होती है, आपकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। फाउंडेशन वर्क हमारे पास है, असफाल्ट के अंदर क्या चीज़ें है, नो ग्राउटिंग के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ग्राउटिंग, हमारे हर दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर ग्राउटिंग भी होती है। ग्राउटिंग का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मटेरियल कौन सा होना चाहिए, क्या एज पर स्टैंडर्ड, ये कंप्लीट इन स्टैंडर्ड के बारे में मेरी डिटेल से वीडियो अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पर, आप वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सेकंड स्टैंडर्ड जो है वो कंक्रीट के हवाले से, कंक्रीट की जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल से डिस्कशन हुई है वो सऊदी अरामको जैसा Q001 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टैंडर्ड है हमारे पास। कास्ट इन प्लेस कंक्रीट वर्क, हमारे पास जितने भी कंक्रीट के हवाले से डिटेल है उसके लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड है वो हमारे पास सऊदी अरामको जैसा Q001, इसके ऊपर मेरे 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको आप लाजमी चेक करें। नेक्स्ट हमारे पास Q005 हमारे पास जो स्टैंडर्ड है ये फाउंडेशन वर्क के लिए है। हमारे पास अक्सर आप लोगों ने देखा होगा फाउंडेशन वर्क कौन सी होती है, हमारी स्टील रिइंफोर्समेंट जो हमारे पास जहाँ पे हमारे लगते हैं स्टील स्ट्रक्चर जहाँ पे आता है, यहाँ पे बेस प्लेट आता है हमारे पास, ठीक है, नट बोल्ट आ जाता है, तो उसके लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड डिस्कस हुआ है फाउंडेशन वर्क के अंदर ये चीज़ मोस्टली आती है, वो हमारे पास है सऊदी अरामको Q005, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास असफाल्ट के हवाले से जितनी भी डिटेल है उसके लिए हमारे पास जो असफाल्ट एंड सल्फर एक्सटेंडेड असफाल्ट जो डिस्कशन हुई, इसके लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूज होता है वो सऊदी अरामको Q006 डिस्कस हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है Q007 जो स्टैंडर्ड है हमारे पास, वो हमेशा हमारे पास है सऊदी अरामको Q007 रिटर्निंग वॉल कंक्रीट। रिटर्निंग वॉल कंक्रीट के हवाले से जितनी भी डिटेल है हमारे पास, यानी रिटर्निंग स्ट्रक्चर डेफिनेटली आपका आता है, मोस्टली हमारे पास जो है बेसमेंट के अंदर आता है, या एग्जाम्पल आपकी कोई रोड बन रहा है वहाँ पर रिटर्निंग वॉल बन रहा है, तो उसके लिए हमारे पास जितनी भी डिटेल है वो सऊदी अरामको Q007 के अंदर डिफाइन हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सीमेंट बेस ग्राउटिंग के हवाले से जो हमारे पास स्टैंडर्ड है वो सऊदी अरामको Q010 है। ये ग्राउटिंग जो होता है सीमेंट बेस के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, क्योंकि ग्राउटिंग जो होती है मोस्टली हमारे हर दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर ग्राउटिंग लाजमी यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो हमारे पास है वो सऊदी अरामको Q011 है। एपॉक्सी कोटिंग बार हमारे पास आ गया। एक हमारे पास होता है नॉन श्रिंकेज सीमेंट बेस ग्राउट होता है, एक हमारे पास एपॉक्सी ग्राउट होता है। एपॉक्सी ग्राउट जो होता है मोस्टली हमारे पास जहाँ पे स्टील का वर्क लगता है, जिस तरह एग्जांपल हमारे स्टील के फाउंडेशन आते हैं उस जगह पे यूज होते हैं, या हमारे पास कोई बड़े बड़े जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगते हैं उसके अंदर हमारे पास जो है एपॉक्सी कोटिंग जो होती है ग्राउटिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रीकास्ट वर्क, जहाँ पे भी प्रीकास्ट कंक्रीट का वर्क होता है, इसके लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूज होते हैं वो हमेशा हमारे पास क्या होता है वो सऊदी अरामको Q012 इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है फेंसिंग के हवाले से ऊपर मैंने डिस्कस भी किया है, इसके बारे में भी फर्दर जो मेरी डिटेल सी वीडियो है वहाँ से आपको मजीद क्लियरिफिकेशन हो जाएगी। इसके लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूज होता है वो सऊदी अरामको M006 सऊदी अरामको जनरल पर्पज फेंसिंग। फेंसिंग इंपॉर्टेंट जो होते हैं इसकी स्पेसिफिक हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। मोस्टली अरामको प्रोजेक्ट के अंदर हमारे फेंसिंग के स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होते हैं, और इसका हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूज होता है वो M006 है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट जो स्टैंडर्ड है वो सऊदी अरामको L450 कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑन लैंड नियर शोर पाइपलाइन। पाइपलाइन के लिए हमारे पास जो है जो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है वो हमारे पास L450 है, इसको लाजमी स्टडी करें। और L0460 हमारे पास एक हमारे पास हो गया, 450 एक हमारे पास है 460, ये भी हमारे पास है पाइपलाइन क्रॉसिंग अंडर द रोड एंड रेल रोड, यानी एग्जांपल जहाँ पे रोड्स वर्क या आपका रेल रोड्स के लिए हमारे पास आपका क्रॉसिंग पाइपलाइन आ गया। हमारे पास पाइपलाइन के प्रोजेक्ट भी डेफिनेटली आपको पता होगा, ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट यहाँ पे होते हैं, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड यूज होते हैं वो हमारे पास 460 है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो सऊदी अरामको S070 एक्सकेवेशन एंड बैकफिल फॉर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, जहाँ पे अंडरग्राउंड यूटिलिटीज हमारी आती है, जहाँ पे जिस तरह एग्जाम्पल अंडरग्राउंड यूटिलिटीज कौन से आते हैं हमारे पास, जिस तरह हमारे पास स्लीव्स आती है या फाइबर ऑप्टिक केबल्स आते हैं,
उसके लिए जो स्टैंडर्ड यूज होते हैं हमारे पास 070 आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है ASTM और ACI से क्या बनता है। ASTM आपको पता होगा, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल। ACI हमारे पास आ गया, अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट आ गया हमारे पास। AASTO हमारे पास क्या आता है, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल। नेक्स्ट हमारे पास है UBC, यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड्स आ गए हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास SATEP किसे कहते हैं, मेरी बहुत सी वीडियो इसके ऊपर बन चुकी है। सऊदी अरामको टिपिकल इंस्पेक्शन पैन, अगर आप अरामको प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो वहाँ SATEP यूज होगा, नॉन अरामको प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो वहाँ हमारे पास ITP होगी। ठीक है, सऊदी अरामको इंस्पेक्शन प्लान, इसमें क्या होता है SATEP के अंदर, अ लिस्ट ऑफ वेरियस रिक्वायर्ड इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग एक्टिविटीज देयर सीक्वेंस ऑफ द स्पेसिफिक वर्क आइटम। यानी SATEP के अंदर ये चीज़ डिफाइन होती है कि SATEP हमारे पास हर एक्टिविटी का अलग बनता है, या ITP हमारे पास हर एक्टिविटी की अलग बनती है। इसमें हमारे पास एक्टिविटी की स्टेप वाइज इंस्पेक्शन का प्रोसीजर डिफाइन हुए होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिफाइन हुई थी, फैब्रिकेशन डिफाइन हुई होती है, और इसमें हमारे पास इंस्पेक्शन प्रोसीजर डिफाइन हुई थी कि ये एक्टिविटी कंट्रैक्टर के लिए होल्ड पॉइंट है या विटनेस पॉइंट है, कंसल्टेंट के लिए या थर्ड पार्टी के लिए होल्ड पॉइंट है या विटनेस पॉइंट है, या सर्वाइवलेंस है। ये सारी चीज़ें हमें SATEP या ITP से पता लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट साइक से क्या बनता होता है, सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेकलिस्ट क्या होता है, चेकलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए QC इंस्पेक्टर जब भी आप काम करेंगे, अगर आप फ्रेशर है, आपको पता नहीं है कि मैंने इस एक्टिविटी को किस तरह चेक करेंगे, तो आप साइक को स्टडी करेंगे। यानी हर एक्टिविटी का हमारे पास साइक भी होता है, जिस तरह हमारे पास हर एक्टिविटी का SATEP बनता है, सेम हमारे पास साइक भी, यानी सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेकलिस्ट या नॉन अरामको की अगर हम बात करें तो वहाँ चेकलिस्ट होगा। अगर आप फ्रेशर है, आपको पता नहीं है कि मैं इस एक्टिविटी को किस तरह चेक करेंगे, तो आप सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेकलिस्ट या चेकलिस्ट को स्टडी करें। चेकलिस्ट में आपको हर एक्टिविटी का स्टेप बाय स्टेप वाइज प्रोसीजर डिफाइन हुआ होता है कि आप इस एक्टिविटी को इस तरह चेक करेंगे। ठीक है, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम आगे हमारे जो टॉपिक है हमारे पास हाउ टू रेज NCR, इसको हम फर्दर आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम NCR को देखेंगे, RFI के अटैचमेंट देखेंगे, ये सारे जितनी भी आगे हमारे पास स्टैंडर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पॉइंट्स के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है, ये आगे हम फर्दर इसको मजीद वीडियोज़ के अंदर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।